डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। अगर आप लोग भी कक्षा 10 में आ गए हैं और आप लोग एग्ज़ाम देंगे यूपी बोर्ड 2027 का, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? इस वीडियो में जो है हम लोग मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले आपको थोड़ी-सी जानकारी हम यहाँ पर बता दें कि इस चैनल पे आपको जो है सभी विषय जो है पढ़ाए जाएँगे, ठीक है? सभी सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाएँगे, जैसे कि हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर साइंस हो आपका, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और ड्राइविंग तो आप पढ़ सकते हैं। इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो आप सभी को बता दिए जाएँगे, ठीक है? तो इस चैनल को आप अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आप जो है पढ़ के अपने यूपी बोर्ड में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएँ। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है? जो कि आपके एक पार्ट में दिया गया है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि अब से जो है हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब आप लोगों को जो है रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आपको वास्तविक संख्याओं में पढ़ना क्या होगा, सबसे पहले बात यहाँ पर आ जाती है वास्तविक संख्याएँ में हमें क्या-क्या पढ़ना होगा। तो इसमें आपको पढ़ना होगा, एक होगा परिमेय संख्या और एक होगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, तो रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएँ को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है? आपने इतना समझ लिया। नोट्स बनाते चलिएगा, एकदम बेसिक से हम लोग बताएँगे, एकदम शुरुआती लेवल से, ठीक है? पूरा थ्योरी के साथ बताएँगे आप लोगों को, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक साइड लिखा है परिमेय संख्या और एक साइड लिखा है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कहते किसे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा है पी बाई, यानी कि जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है? जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी क्या, वे सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है? आपने ये जान लिया। अब आ जाइए अपरिमेय संख्या पे। यहाँ पर देखिए क्या है, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं, यहाँ पे बात ध्यान से समझिएगा, नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है? तो इतना आप समझ लिए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अपरिमेय और परिमेय आपने बता तो दिया, लेकिन संख्या कौन-सी होगी, हम कैसे जानेंगे कि कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है? ठीक है? तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि इसको थोड़ा-सा हम लोग ऊपर कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या को आप पहचानोगे कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हो, ये 0, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है? और उसी तरीके आप -1 ले सकते हो, ठीक है? -1 ले सकते हो। जैसे मान के चलिए आप लिखे हैं यहाँ पर -3 और बटा में 4, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ये आपका जो है परिमेय संख्या है। जैसे कि माइनस का यहाँ पर 4 बटे का हम लिख सकते हैं 7। ये सभी क्या है? आपकी परिमेय संख्याएँ हैं, ठीक है? ये सभी क्या हैं? आपकी परिमेय संख्याएँ हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा, गुरुजी ये बताइए कि जब परिमेय संख्या ये हो जाती है तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक संख्या हम लिख रहे हैं रूट का 3, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे रूट का 7 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं रूट का लिख सकते हैं 8, क्या ये अपरिमेय है? बिल्कुल एक अपरिमेय है। और आप सभी को पता होगा पाई भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है? तो आपने जान लिया परिमेय और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं, ठीक है? चलिए, अब आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो परिमेय संख्या है ना, इसमें कुछ और आपको पढ़ने होते हैं, कुछ और संख्याओं के बारे में आपको जानना होता है। तो हम वन बाय वन सभी को यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में बता देते हैं, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने लिखा है पूर्णांक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ और प्राकृतिक संख्याएँ। तो अब हम सभी लोग इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम जो जानेंगे कि पूर्णांक संख्याएँ होती क्या हैं? जैसे जैसे आपका एक संख्या ले लीजिए माइनस का 2, ये क्या हो गया, आपका जो है पूर्णांक संख्या हो गया। जैसे हम ले सकते हैं माइनस का 1, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर 0, और यहाँ पर 0 के बाद आप लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, डॉट, 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 अनंत तक ये संख्याएँ जाएँगी, ठीक है? तो इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्याएँ बोलते हैं। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो पूर्ण संख्याएँ होती हैं, मतलब किसे हम लोग पूर्ण संख्याएँ बोलते हैं। तो देखिए, ये जो नेगेटिव वाले आप संख्या देख रहे हैं, इसको आपको हटा देना होगा, ठीक है? तो आपको लिखना होगा क्या? 0, 1, 2, 3, डॉट, 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 ये सभी आपके हो गए क्या? ये सभी आपके हो गए पूर्ण संख्याएँ। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ये जो प्राकृत संख्याएँ हैं, ये क्या चीज़ हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो आप सभी लोगों ने कहीं न कहीं गिनती तो पढ़ा ही होगा। गिनती में क्या होता है, 0 नहीं होता है, वो 1 से शुरू होता है। तो 1, 2, 3, 4, डॉट, 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 ये करके आगे संख्या जाती रहती है। तो यहाँ पर आपने जान लिया पूर्णांक संख्याएँ, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएँ, ठीक है?
तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये जो प्राकृत संख्याएं होती है ना, इसके कुछ और जो है भाग आपको पढ़ने होते हैं, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, जिसका हम नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। नाम यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो सबसे जो पहले नंबर पे होता है, ये प्राकृत संख्याओं में हमें पढ़ना होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, तो सम संख्या, ठीक है। सम संख्या या फिर यूँ कह लीजिए सम संख्याएं, ठीक। सम संख्याएं, ठीक है। तो चलिए ऐसे करके एक एक करके हम जितना भी है सबको लिख देते हैं, उसके बाद आपको बता दें, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरी तरीके से आपको यहाँ पर लिख दिया है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य और भाज्य। तो ये सभी संख्याओं आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। एक और है, इन सभी को चारों को जानने के बाद हम उस संख्या के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्याएं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे 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 आपका ये जो दो है, ये दो से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगली संख्या होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा। अगली संख्या हम 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। ऐसे आपके कई सारी संख्याएँ हो सकती हैं जो 2 से आप विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगी। तो आप सभी को पता चल गया कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए पूरा-पूरा, उसे हम लोग सम संख्याएँ कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं विषम संख्या पे। तो विषम संख्या का मतलब ये होगा कि जो 2 से भाग देने पर पूरा-पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्याएँ। उदाहरण के तौर पे हम इसका लिख सकते हैं कैसे, 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 5 ले सकते हैं, ठीक है। और हम लिख सकते हैं, कितना ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, यहाँ पर 9 ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2 से भाग दोगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर रिमाइंडर 1 यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने जान लिया कि विषम संख्याएँ क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएँ किसे बोलते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएँ कहते किसे हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो संख्या या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे, ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। जैसे गुरुजी ये बता दीजिए कौन-सी संख्या होगी? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पहली जो संख्या होगी वो 2 होगी। ये तो या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 2 ही संख्या से कटेगा, ठीक है। जैसे अगली संख्या हम लेंगे तो यहाँ पर 3 लेंगे। 3 भी 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। ऐसे हम ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और यहाँ पर 7 भी ले सकते हैं, ठीक है। 7 के अलावा यहाँ पर हम 9 को नहीं ले सकते, क्योंकि वो 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, उसके अलावा 3 से कटेगा तो वो नहीं हो जाएगा। उसके बाद हम ले सकते हैं 11 ले सकते हैं, 11 के बाद हम ले सकते हैं 4, ठीक है, 13 ले सकते हैं और ऐसे बहुत ढेर सारी संख्याएँ आपकी हैं, ठीक है। चलिए तो आपने जान लिया अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याएँ किसे बोलते हैं। तो भाज्य संख्या को समझने के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। भाज्य संख्या का मतलब ये होगा, देखिए अभाज्य में आपने सीखा या तो वो संख्या स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। आपने ये सीखा मतलब 2 संख्या से क कटनी चाहिए। लेकिन भाज्य संख्याओं में उन दोनों के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमारा 1 हो गया 4, ये संख्या 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन उसके अलावा 2 से भी कटेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा समझाने का आप लोगों को प्रयास करूँगा। जैसे ये संख्या 1 से भी कटेगा, ये वाली संख्या 2 से भी कटेगा और ये वाली संख्या 4 से भी कटेगा। तो 2 संख्या के अलावा किसी एक तीसरी संख्या से कट रही है, तो ये हो गया आपका भाज्य संख्या। मुझे दूसरा बता दीजिए कौन-सा संख्या होगा? तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है? 8 के अलावा 9 हो जाएगा, 9 के अलावा यहाँ पर आप 10 लिख सकते हो बढ़िया तरीके से, 10 के बाद आप लिख सकते हो 12 लिख सकते हो, ऐसे आपकी कई सारी संख्याएँ हो सकती है, तो इसके लिए आप डॉट, डॉट, डॉट लिख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना जानकारी जो है पता चल गया है, वो भी अच्छे तरीके से पता चल गया है, ठीक है? तो चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ही चैनल है, ठीक है? आपको इससे पढ़ाई करना है, ठीक है? और 2027 में एग्ज़ाम देकर अच्छे नंबर लाना है, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद आपको एक और संख्या पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है सहअभाज्य संख्या। क्या नाम है भैया? तो सहअभाज्य 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 संख्या, ठीक है? इसका क्या नाम है? तो सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो देखिए सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि 2 ऐसी संख्याएँ जिनका मौसा 1 हो, 2 ऐसी संख्याएँ जिनका मौसा 1 हो, उन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए, एक संख्या हम ले लेते हैं क्या? 8 और एक संख्या ले लेते हैं 25। ये हमारे 2 संख्याएँ हो जाएँगी, ठीक है? अब इसका अगर हम फैक्टर निकालने का बात करें यहाँ पर फैक्टर 8 का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और इंटू में 2 और ये जो 25 है इसका फैक्टर आप निकालने जाएँगे तो यहाँ पर 5 गुणे का 5 निकल के आ जाएगा। अब अगर हम आपसे बोलें कि इन दोनों का मुझे एचसीएफ बताओ, मतलब म स बताओ, ठीक है? क्या बताओ? म स बताओ भाई, क्या बताओ?
तो मस, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी इसका तो मस 1 होगा। तो ये दोनों संख्याएँ क्या हो जाएँगी? सहअभाज्य संख्याएँ कहलाएँगी। अगर मान के चलिए कोई आपसे कहा भैया ये बता दीजिए 4 और 8 क्या ये दोनों संख्याएँ सहअभाज्य संख्याएँ हैं? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 4 से कटेगा और ये भी 4 से कटेगा, तो 4 से 1 बार में, 4 से 2 बार में। तो यहाँ पर 1 एचसीएफ नहीं होगा, 4 एचसीएफ हो जाएगा ना। तो जिसका एचसीएफ 1 होगा, वही आपका हो जाएगा क्या? सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आई होप आप सभी लोगों ने इतना तो नोट कर लिया होगा अच्छे से अपनी कॉपी में। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि अच्छे से आप लोग नोट भी करते रहें, ठीक है? चलिए, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को यहीं पर हम बता देते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे कुछ इस प्रकार से संख्या आपको मिलता है, जैसे 3.3। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया और पूछा ये वाली जो संख्या है, क्या ये संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय है? तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर 3.23 का मतलब ये संख्या जो है शांत प्रसार का है, ठीक है? शांत दशमलव का, तो ये वाली जो संख्या है वो शांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो गई है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक संख्या हम लेते हैं 25 और इससे देते हैं 5 से भाग। तो जब जैसे ही 5 से भाग दीजिएगा ये 5 से पूरा कट जाएगा। तो ये 25 कैसा है? एक शांत प्रकार का जो है संख्या है। लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि शांत है लेकिन दशमलव के साथ है। तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका, ठीक है? दूसरा जो तरीका है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 3.23 ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है? तो आप लोग बताइएगा ये वाली जो संख्या है ये क्या है? परिमेय है, ठीक है? जब शांत रहेगा संख्या कट जाएंगी तो वहाँ पर परिमेय रहेगा। एक और समझ लीजिएगा यहाँ पर, जैसे 3.23 डॉट 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 डॉट, ये संख्या क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो ये डॉट 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 का मतलब ये है कि 2 3 यहाँ पर रिपीट कर रहा है, लेकिन ये अशांत है। क्योंकि रिपीट कर रहा है तो अशांत, वो कटा ही नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं अशांत व आवर्ती। आवर्ती का मतलब ये जो संख्या है वो सेम सेम रिपीट कर रहा है। तो अशांत व आवर्ती दशमलव प्रसार का ये होगा। और ये परिमेय होगा कि अपरिमेय? तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देख सकते हैं। एक संख्या है आपका 3.2323, ठीक है? 3 2, ठीक है? 3 3 3, तो इस प्रकार का जो है संख्या है और यहाँ पे डॉट डॉट है। तो यहाँ पर संख्या देखेंगे तो यहाँ पर ना शांत, सॉरी यहाँ पर शांत नहीं है, मतलब ये अशांत है क्योंकि कट नहीं रही है संख्या। और ये जो है आवर्ती नहीं है, ये क्या है? अनावर्ती है, क्योंकि ये संख्या आपकी बढ़ती, जैसे यहाँ पर ये 2 के बाद 3 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसा करके ये चला जाएगा। तो ये अशांत व अनावर्ती दशमलव प्रसार का संख्या माना जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय में हो जाएगा। तो ये किस प्रकार की संख्या? तो अपरिमेय प्रकार की संख्या है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है जानकारी दे देना चाहता हूँ, जो कि आप इससे यानी उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर हमने लिखा है एक साइड में परिमेय संख्या और यहाँ पर लिखा है प्लस माइनस गुणा और यहाँ पर आपने लिखा क्या? भाग। और दूसरे साइड में हमने क्या लिखा? अपरिमेय। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान के चलिए कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है 3, ठीक है? और अपरिमेय संख्या क्या है? मान के चलिए रूट का 3 है। तो ये संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा कि अपरिमेय संख्या कहलाएगा? ये आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जाती है? क्या वो संख्या परिमेय होती है या फिर वो संख्या अपरिमेय हो जाती है? तो जब भी परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या जुड़ेगा तो वो सदैव क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो या फिर गुणा हो या फिर भाग हो, वो हो जाएगा। गुणा में थोड़ा-सा आपका कभी-कभी जो है अपरिमेय होता है, कभी-कभी परिमेय हो जाता है। मैं उसको आपको समझाऊँगा यहाँ पर। देखिए, जैसे मान के चलिए कोई परिमेय संख्या 4 है और घटाया गया कोई अपरिमेय संख्या, जैसे कि मान के चलिए रूट का 7, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो गुरुजी आप थोड़ा-सा ये गुणा के बारे में कुछ बोल रहे थे, इसको थोड़ा-सा बता दीजिए। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं रूट का 3 और यहाँ पे लिखते हैं इसका गुणा रूट का 2, तो ये निकल के आता है क्या? रूट का 6 हो जाता है। ये तो पता है हमें, जब संख्या रूट में है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, एकदम क्लियर है, अपरिमेय ही संख्या है। लेकिन अगर हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछें यहाँ पर, रूट 3 का गुणा अगर रूट 3 में हम करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा रूट में 9। और आप सभी को पता है कि रूट में अगर 9 है तो ये 9 पता करना होता है किसका वर्ग है? ये तो 3 का वर्ग होता है।
और इसलिए ये बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन आप केवल इसको देखकर आप टिक मारेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। मतलब गुणा के केस में हमें क्लियर नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। तो ये बात आप लोग अच्छे से समझना होगा, ठीक है? जो कि आप लोग समझ चुके हैं। अगर मान के चलिए कोई परिमेय संख्या में भाग दिया जा रहा है किसी अपरिमेय जैसे कि 11 से, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा, ठीक है? इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? आई होप आप सभी को क्लियर हो भी गया होगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अब आप लोगों से गलती नहीं होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम वो सिलेबस यानी आपको जब चैप्टर पढ़ाएँगे उसी समय बता दिया करेंगे, और बाकी यूपी बोर्ड का जब एग्जाम नज़दीक होगा तो आपको एकदम अच्छे से एकदम बता देंगे, ठीक है? तो आई होप आप सभी को इतना पता हो गया होगा। चलिए, यहाँ से देखिए इस चैप्टर से आपको जो है कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं जो कि एचसीएफ, एलसीएम के होते हैं, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक सूत्र को समझने का प्रयास करिएगा। सूत्र में क्या है? ये है A इंटू बी इक्वल टू में आप लिख सकते हैं यहाँ पर एच सी एफ इंटू एलसीएम। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि गुरुजी ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपके क्वेश्चन में आपको दो संख्या दे दिया, ठीक है? दो संख्या दे दिया। मान के चलिए पहली संख्या ए से दर्शाते हैं, ए मतलब हो गया पहली संख्या, और पहली संख्या आपको कह दिया ये 8 है। दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या का मतलब हम 20 ले लेते हैं, और वो संख्या है आपका 25, और इसका जो एचसीएफ दिया है, वो कितना दिया है? 1 दिया है। तो आपसे क्या पूछेगा भैया, मुझे एलसीएम बता दीजिए, ठीक है? एलसीएम बता दीजिए, ठीक है? तो आपको यहाँ पर देखने को ये मिला है कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या और एचसीएफ दिया हो तो हम एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, वो भी इस सूत्र से, ठीक है? इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसको हम इसी वीडियो में जो है समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे मान के चलिए इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर सूत्र पे ध्यान देंगे। यहाँ पर सूत्र हमारा क्या है, तो सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सूत्र हम एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हमने सूत्र बेहतर तरीके से यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर हमें पहली संख्या पता है 8, तो हम जो पहली संख्या जहाँ पे है वहाँ पे हम लिखेंगे 8 इंटू दूसरी जो संख्या है वो कितना है, तो दूसरी जो संख्या है वो हमारा है 25 है। एचसीएफ का मान हमें दिया है कितना भैया, 1 दिया है, तो 1 लिखेंगे इंटू एलसीएम का मान नहीं दिया है, तो एलसीएम का मान हम ज्यों का त्यों रख देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो ये हो जाएगा 8 गुणे का ये 25 और ये बटे का 1 हो जाएगा। अब 1 नीचे लिखिए या फिर ना लिखिए, एक ही बात हो जाता है। तो 25 सट्ठे कितना होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 25 सट्ठे आपका हो जाएगा यहाँ पर 200, तो यानी एलसीएम इसका कितना निकल के आ गया, 200 निकल के आ गया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन का जो तरीका है वो समझ में आ चुका है, ठीक है? बिल्कुल आ जाना चाहिए। जब आपको पहली संख्या दूसरी संख्या या फिर यूँ कह लीजिए, अब हमें एलसीएम पता हो गया, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दे, एक संख्या दे दे दूसरी संख्या का मान पूछे, तब भी आप इसी सूत्र से जो है निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा जो एलसीएम हमें पता है 200, और एचसीएफ पता है 1, और पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या नहीं पता है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे ए गुणे बी, ठीक है? और हमें दिया गया एलसीएम का मान, तो एलसीएम मान के चलिए 200, और एचसीएफ कितना दिया है, 1 दिया है, और पहली संख्या मान के चलिए हमें बी वाला मान दिया है, ठीक है? ए वाला नहीं दिया है, बी वाला कितना दिया है, 25 दिया है। तो ए का मान हम खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है? खुद से हम निकाल सकते हैं। तो जब ए का मान आपको निकालना होगा तो आप लिखेंगे 200 गुणे 1 200, और ये 25 आ जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा, ठीक है? तो 25 से भाग दीजिएगा तो 25 अट्ठे होता है कितना, 200 होता है। 25 अट्ठे 200 होता है। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमने एलसीएम एचसीएफ, इससे इस वाले सूत्र से आप किसी भी का मान निकाल सकते हैं, यानी पहली संख्या ना दिया हो तो भी निकाल सकते हैं, यदि एलसीएम ने दिया हो वो भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ नहीं दिया है वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है? मान के चलिए पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम दिया है तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ दिया है तो आप एलसीएम को निकाल सकते हैं, या फिर एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या दिया है तो आप दूसरी संख्या आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम आप लोगों को जो है समझाना क्या चाहते थे, ठीक है? और इस चैप्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में देखे जाएँगे। आप लोग दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर कमेंट वीडियो पे आइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हाँ, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, नहीं आए थे, ठीक है? अब जो आपकी जो बुक की जो प्रश्नावली वाले क्वेश्चन हैं, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, ठीक है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।